आओ सुनाओ किस्से कहानियां। थोड़े से रुपए कमाकर नए शहर की जिंदगी में आजकल बच्चे अपने माँ बाप को ही भूल जाने लगे हैं, जिन्होंने उनके लिए अपना पूरा जीवन इस उम्मीद में लगा दिया कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। आज की कहानी अंत तक आपके दिल को झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या अब माँ बाप का रिश्ता बच्चों के साथ सिर्फ उनको पालने का रह गया है? नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मां की चूड़िया। जानकी देवी रसोई में खड़ी आदित्य के लिए आखिरी बार खाना बना रही थी। दाल में तेजपत्ता डालते हुए उसकी आंखें नम हो गई। आज उसका बेटा दिल्ली जा रहा था, नौकरी मिल गई थी। आदित्य, खाना तैयार है, जल्दी आ जा। आदित्य अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। कपड़े, किताबें और मां की दी हुई छोटी सी गणेश जी की मूर्ति, सब कुछ एक पुराने सूटकेस में समेट रहा था। मां, मैं बस आ रहा हूं। जानकी देवी थाली सजा रही थी। वही पुराने स्टील के बर्तन जिनमें कभी आदित्य के पिता भी खाना खाते थे। आज वो बर्तन और भी खाली लग रहे थे। आदित्य आकर बैठ गया। मां ने अपने हाथ से रोटी तोड़कर उसके मुंह में डाली। मां, मैं खुद खा सकता हूं। आज तो मुझे खिलाने दे, पता नहीं फिर कब मौका मिले। आदित्य कुछ नहीं बोला। मां की आंखों में वो भावना दिख रही थी जो हर मां की होती है जब उसका बेटा घर छोड़कर जाता है। खाना खत्म होने के बाद आदित्य उठा। मां अभी भी बैठी थी। मां, मेरी गाड़ी आ गई होगी। हाँ बेटा, जा। और हां, वहां पहुंचकर फोन कर देना। जानकी देवी उठी और अपनी अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें से 500 रुपए निकालकर आदित्य के हाथ में रख दिए। मां, मेरे पास पैसे हैं, ये मेरे आशीर्वाद है, रख ले। आदित्य ने पैसे रख लिए। मां की आंखों में अब आंसू साफ दिख रहे थे। मां, रो मत, मैं जल्दी आऊंगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूं। आदित्य ने अपना सामान उठाया। दरवाजे पर रुककर वो मां की तरफ देखा। जानकी देवी खड़ी थी। अपनी पुरानी साड़ी में हाथों में कांच की चूड़ियां चमक रही थी। मां, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू अपना ख्याल रख और खाना वक्त पर खाना। आदित्य निकल गया। जानकी देवी दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक देखती रही जब तक गाड़ी नजर से ओझल नहीं हो गई। शाम हो गई थी। आदित्य का फोन आया। मां, मैं दिल्ली पहुंच गया। अच्छा बेटा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कल से ऑफिस जाना है। खाना खा लिया? हाँ मां, खा लिया। अब मैं फोन रखता हूं। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना। फोन कट गया। जानकी देवी अकेली बैठी थी। घर बिल्कुल खामोश था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की आवाज आ रही थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आदित्य रोज फोन करता था। मां पूछती थी, खाना खाया? नींद अच्छी आई? ऑफिस कैसा है? और आदित्य जवाब देता था। एक महीना बीत गया। आदित्य का फोन अब रोज नहीं आता था। कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। मां, मैं बहुत बिजी हूं। प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है बेटा, काम जरूरी है। जानकी देवी अपने पड़ोसी शर्मा जी की पत्नी से बात कर रही थी। कैसा है आदित्य? अच्छा है, बहुत काम में व्यस्त रहता है। हां, आजकल बच्चे इतने बिजी रहते हैं। 2 महीने बाद आदित्य का फोन कम आने लगा था। जानकी देवी इंतजार करती रहती थी। मां, मैं कॉल कर रहा हूं। हाँ बेटा, कैसा है? अच्छा हूं। सुनो, मेरा प्रमोशन हो गया है। वाह बेटा, बहुत खुशी हुई। और हां मां, मैंने एक लड़की को पसंद किया है। जानकी देवी चुप हो गई, फिर बोली, कैसी है? बहुत अच्छी है मां, प्रिया नाम है उसका, इंजीनियर है। अच्छा बेटा। मां,
मैं उसे घर लेकर आऊंगा। हाँ बेटा, कब आएगा? अभी तो नहीं पता, देखते हैं। फोन कट गया। जानकी देवी बैठी रह गई। 3 महीने बाद त्योहार आने वाला था। जानकी देवी ने आदित्य को फोन किया। बेटा, त्योहार आने वाला है। हाँ मां, मैं जानता हूं। तू आएगा? मां, इस बार नहीं आ पाऊंगा, प्रिया के साथ कहीं जाना है। अच्छा बेटा। मां, तुम व्रत मत रखना। हाँ बेटा, ठीक है, लेकिन जानकी देवी ने व्रत रखा था, अकेले ही। वैसे तो अब जानकी देवी लगभग रोज ही व्रत रखती थी, क्योंकि अब भूख कम लगती थी और दिल भी नहीं करता था। अरे जानकी, आदित्य नहीं आया? नहीं, बहुत व्यस्त है। हाँ, आजकल बच्चे बहुत बिजी रहते हैं। दिवाली आई। जानकी देवी ने घर की सफाई की, दिए जलाए, मिठाई बनाई। आदित्य का फोन आया। मां, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, कब आ रहा है? मां, इस बार नहीं आ पाऊंगा, प्रिया के घर जाना है। अच्छा बेटा। मां, मैं पैसे भेज दूंगा। पैसों की जरूरत नहीं है बेटा, तेरी जरूरत है। मां, अगली बार पक्का आऊंगा। फोन कट गया। जानकी देवी अकेली बैठी थी। घर में दिए जल रहे थे। उसके सामने आदित्य के बचपन की तस्वीर रखी थी और उसकी पुरानी चूड़ियां चमक रही थी। बाहर बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे। जानकी देवी अकेली बैठी थी, अपने बेटे की याद में। सर्दी आई। जानकी देवी बीमार हो गई, बुखार था। उसने आदित्य को फोन किया। आदित्य, मैं बीमार हूं। क्या हुआ मां? बुखार है, दवा ले लो, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ बेटा, लेकिन मां, मैं बहुत बिजी हूं, अभी प्रेजेंटेशन है, बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। जानकी देवी अकेली लेटी रही। पड़ोसी आंटी आई थी। कैसी है तबीयत? अच्छी है। आदित्य का फोन आया था। अच्छा है। बच्चे बहुत काम में व्यस्त रहते हैं। रात हो गई थी। जानकी देवी अकेली लेटी थी। उसकी चूड़ियां अंधेरे में चमक रही थी। वो सोच रही थी, कब आएगा मेरा बेटा? दूसरे दिन आदित्य का फोन आया। मां, कैसी है तबीयत? अच्छी है बेटा। मां, मैंने प्रिया से सगाई कर ली है। जानकी देवी चुप हो गई। मां, आप खुश नहीं हैं? खुश हूं बेटा, बहुत खुश हूं। मां, हम जल्दी आएंगे। कब आओगे? जल्दी मां। फोन कट गया। जानकी देवी बैठ गई, अपनी चूड़ियां देख रही थी। वो चूड़ियां जो कभी खुशी की निशानी थी, आज अकेलेपन की याद दिला रही थी। शाम हो गई थी। जानकी देवी रसोई में खड़ी थी, सिर्फ अपने लिए खाना बना रही थी। बहुत कम खाना, बहुत कम जिंदगी। बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी की आवाज आ रही थी। जानकी देवी खड़ी सुन रही थी। उसे याद आया कि कैसे आदित्य भी ऐसे ही खेला करता था। रात हो गई थी। जानकी देवी अकेली बैठी थी। घर में सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही थी। वो अपनी चूड़ियां देख रही थी और सोच रही थी, कब आएगा मेरा बेटा? महीने बीत गए थे। जानकी देवी अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह उठकर भी वो देर तक बिस्तर पर ही पड़ी रहती। रसोई में जाकर चाय बनाती, लेकिन वो स्वाद नहीं रहा था। सब कुछ फीका लगता था। पड़ोसी शर्मा जी की पत्नी अब कम आती थी। उसके अपने काम थे, अपनी परेशानियां थी। कभी कभार आकर पूछ लेती, कैसी हो जानकी? ठीक हूं। आदित्य का फोन आया? हां, आया था। लेकिन सच ये था कि पिछले 10 दिन से आदित्य का फोन नहीं आया था। जानकी देवी झूठ बोल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी हालत पर तरस खाएं। आदित्य दिल्ली में अपनी नई जिंदगी में मगन था। प्रमोशन के बाद उसकी सैलरी बढ़ गई थी। वो अब कनॉट प्लेस के पास एक अच्छे फ्लैट में रहता था।
प्रिया के साथ वो अक्सर बाहर जाता, फिल्म देखता, रेस्टोरेंट में खाना खाता। एक दिन प्रिया ने कहा था, आदित्य, हम शादी के बाद तुम्हारी मां को यहां बुला लेंगे। हां, देखते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पर्सनल स्पेस में दखल दे। नहीं प्रिया, मां ऐसी नहीं है। सभी माएं वैसी ही होती है। मेरी फ्रेंड रीता की सास बहुत परेशान करती है। आदित्य चुप रह गया था। उसे लगा कि प्रिया सही कह रही है। उधर जानकी देवी अकेली बैठी रहती थी। दिन भर वो अपने पति की तस्वीर देखती रहती, कभी कभी उससे बात करती। आज आदित्य का फोन नहीं आया। पता नहीं कैसा है। तस्वीर में उसके पति मुस्कुरा रहे थे। जानकी देवी को लगता था जैसे वो सुन रहे हैं। मैं जानती हूं तुम कह रहे हो कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मन नहीं मानता। हफ्ते बीत जाते थे। जानकी देवी अब बाजार भी कम जाती थी। पड़ोसी आंटी कभी कभार कुछ सब्जी ला देती थी। अरे जानकी, ये आलू ले लो। नहीं, मेरे पास है। अरे ले लो, मैंने ज्यादा लिया था। जानकी देवी ले लेती थी। वो जानती थी कि आंटी उसकी मदद करना चाहती है। एक दिन आदित्य का फोन आया। मां, मैं हूं। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक हूं। मां, मैं अगले महीने नया फ्लैट ले रहा हूं, प्रिया के साथ रहने के लिए। जानकी देवी चुप हो गई। मां, सुन रही हो? हाँ बेटा, 2 बेडरूम का है, बड़ा अच्छा है। अच्छा है बेटा। मां, और सुनो, हमारी शादी अगले साल होगी। कब? अभी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन जल्दी ही। ठीक है बेटा। फोन कट गया। जानकी देवी बैठी रह गई। उसे लगा कि आदित्य की जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं है। शाम हो गई थी। जानकी देवी अपनी अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें आदित्य के बचपन की तस्वीरें थी। वो एक एक करके देख रही थी। इस तस्वीर में आदित्य 3 साल का था। उसके हाथ में एक गुब्बारा था। वो हंस रहा था। इस तस्वीर में वो स्कूल यूनिफॉर्म में था। पहले दिन स्कूल जाने से पहले की तस्वीर थी। जानकी देवी की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कैसे आदित्य रोज स्कूल से आकर उसे बताता था कि आज क्या हुआ। मां, आज टीचर ने मुझे इनाम दिया। क्यों बेटा? मैंने सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई थी। वाह, मेरा बेटा कितना होशियार है। अब वो आदित्य कहा था। जानकी देवी को लगता था कि वो अपना बेटा खो चुकी है। कुछ दिन बाद जानकी देवी ने आदित्य को एक चिट्ठी लिखी। उसने अपने कांपते हाथों से पेन पकड़ा और लिखा, मेरे प्यारे बेटे आदित्य, मैं ठीक हूं। तुम्हें अपनी शादी की बधाई। मैं बहुत खुश हूं। बेटा, अब मेरे हाथों की चूड़ियां ढीली हो गई है, शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन तुम्हारा इंतजार अब भी वैसे ही कर रही हूं। तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी फुर्सत मिले तो आ जाना। तुम्हारी मां, जानकी देवी। उसने चिट्ठी को लिफाफे में डाला और डाक से भेज दिया। 1 हफ्ते बाद आदित्य को वो चिट्ठी मिली। उसने पढ़ी। प्रिया भी साथ में थी। क्या लिखा है? मां ने चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है? कुछ खास नहीं, वही पुराना इमोशनल ड्रामा। आदित्य ने चिट्ठी को एक तरफ रख दिया। उसे लगा कि मां सिर्फ उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। उधर जानकी देवी रोज इंतजार करती रही कि आदित्य का फोन आएगा, लेकिन फोन नहीं आया। दिन छोटे होते जा रहे थे। सर्दी बढ़ रही थी। जानकी देवी अब बहुत कमजोर हो गई थी। वो दिन भर बिस्तर पर ही रहती थी। एक दिन पड़ोसी डॉक्टर साहब आए। जानकी जी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको अस्पताल जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूं। जानकी जी, आदित्य को फोन कर दीजिए, वो आ जाएगा। नहीं, वो बहुत व्यस्त है। डॉक्टर साहब चले गए। जानकी देवी अकेली बैठी रही। रात हो गई थी।
जानकी देवी अपनी चूड़ियां देख रही थी। वो चूड़ियां जो कभी उसकी खुशी का प्रतीक थी, अब उसकी अकेलेपन की गवाह बन गई थी। बाहर हवा तेज चल रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। जानकी देवी ने अपनी शाल कसकर ओढ़ ली। उसे याद आया कि कैसे आदित्य छोटा था तो सर्दी में उसके पास ही सोता था। मां, मुझे ठंड लग रही है, आ जा बेटा, मेरे पास आ जा। और वो अपने बेटे को गले लगाकर सुलाती थी। अब वो हाथ खाली थे, वो गले खाली था, सिर्फ यादें थी। जानकी देवी ने अपना हाथ अपने गले पर रखा। उसे लगा कि जैसे आदित्य अभी भी वहां है। कहां हो तुम आदित्य? मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। जानकी देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि शायद सपने में आदित्य मिल जाएगा। बाहर रात गहरी होती जा रही थी। जानकी देवी अकेली पड़ी थी। उसकी चूड़ियां अंधेरे में चमक रही थी। वो चूड़ियां जो अब सिर्फ एक मां की प्रतीक्षा की कहानी कह रही थी। सुबह नहीं हुई थी। जानकी देवी की सांस तेज चल रही थी। उसे लगा कि जैसे सीने में कुछ दब रहा है। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। हे भगवान, मुझे कुछ हो रहा है। वो किसी तरह बिस्तर से उठी, दीवार का सहारा लेकर रसोई तक पहुंची। पानी पीने की कोशिश की, लेकिन गिलास उसके हाथ से छूट गया। आवाज सुनकर पड़ोसी आंटी आई। जानकी, क्या हुआ? कुछ नहीं, गिलास गिर गया। अरे, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला है। नहीं, मैं ठीक हूं। आंटी समझ गई कि जानकी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे जाना नहीं है। जानकी, जिद मत करो। आदित्य को फोन कर दो। नहीं, उसे परेशान नहीं करना। आंटी ने जबरदस्ती जानकी को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन जानकी ने मना कर दिया। शाम तक जानकी की हालत और बिगड़ गई। उसे चक्कर आ रहे थे। वो बार बार गिर रही थी। आंटी ने फिर कोशिश की। जानकी, कम से कम आदित्य को तो बता दो। नहीं, वो अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त है। तो क्या हुआ? तुम उसकी मां हो। जानकी देवी चुप हो गई। उसे लगा कि अब वो किसी की मां नहीं है। रात हो गई थी। जानकी देवी अकेली पड़ी थी। उसकी सांस और तेज हो रही थी। वो समझ गई कि उसका समय पास आ रहा है। उसने अपनी अलमारी से एक कागज और पेन निकाला। कांपते हाथों से एक आखिरी चिट्ठी लिखने लगी। मेरे प्यारे बेटे आदित्य, मैं जानती हूं कि तू बहुत व्यस्त था। मैंने कभी तुझे परेशान नहीं किया। बस तेरी एक झलक के लिए आंखें तरसती रही। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं बेटा। तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। तेरे बिना ये घर खाली लगता था। मैं तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी। तेरे बाल सहलाना चाहती थी। तेरे लिए खाना बनाना चाहती थी। लेकिन अब शायद देर हो गई है। मेरी चूड़ियां ले जाना। ये तेरी मां की निशानी है। तेरी मां, जानकी देवी। चिट्ठी लिखकर उसने अपनी चूड़ियां उतारी। वो चूड़ियां जो उसकी खुशी का प्रतीक थी, अब वो टूट चुकी थी। उसने चिट्ठी और चूड़ियां एक पुराने थैले में रख दी। सुबह होते होते जानकी देवी की सांस रुक गई। पड़ोसी आंटी को पता चला। अरे भगवान, जानकी। आंटी ने तुरंत अस्पताल फोन किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली में आदित्य ऑफिस में काम कर रहा था। उसका फोन बजा। हेलो आदित्य बेटा, मैं आपकी पड़ोसी बोल रही हूं। जी आंटी, क्या बात है? आदित्य, तुम्हारी मां को क्या हुआ? वो अस्पताल में है। हालत बहुत खराब है। आदित्य का दिल धक से रह गया। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैं अभी आ रहा हूं। आदित्य ने सब काम छोड़ दिया। प्रिया से कहा कि वो घर जा रहा है। प्रिया ने समझाने की कोशिश की। आदित्य,
कल हमारा एंगेजमेंट शॉपिंग है। प्रिया, मां की हालत खराब है, ये बुढ़ापे की बीमारी है, ठीक हो जाएगी। आदित्य ने प्रिया की बात नहीं सुनी। वो तुरंत गाड़ी लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। रास्ते में वो बार बार सोच रहा था, कब मां से बात की थी, कब उसे देखा था, कब उसके साथ खाना खाया था। उसे याद आया कि पिछली बार मां ने फोन पर कहा था कि उसके हाथ की चूड़ियां ढीली हो गई है। मां, मैं आ रहा हूं। बस थोड़ी देर और। गाड़ी तेज चला रहा था। सड़क पर ट्रैफिक था। वो बेचैन हो रहा था। भगवान, मां को कुछ मत होने देना। शाम हो गई थी। आदित्य अस्पताल पहुंचा। वो दौड़ता हुआ अंदर गया। मेरी मां जानकी देवी को यहां लाया गया था। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख था। आप बहुत देर से आए हैं, मतलब माफ कीजिए, हमने बहुत कोशिश की थी। आदित्य का दिमाग खाली हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर साहब, कहां है मेरी मां? डॉक्टर ने उसे एक कमरे में ले जाया। बिस्तर पर एक सफेद चादर से ढका हुआ शरीर था। आदित्य ने कांपते हाथों से चादर हटाई। मां का चेहरा शांत था, जैसे वो सो रही हो। मां, मैं आ गया हूं। लेकिन मां ने आंखें नहीं खोली। वो हमेशा के लिए सो गई थी। आदित्य फूट फूट कर रोया। उसके रोने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। मां, मैं आ गया हूं। आंखें खोलो। पड़ोसी आंटी आई। आदित्य बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। आंटी ने उसे वो पुराना थैला दिया। उसमें मां की चूड़ियां और चिट्ठी थी। आदित्य ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। हर लाइन पढ़ने के बाद उसका गुनाह और बढ़ता जा रहा था। मैं तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी। आदित्य की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मां, मैं कितना बुरा बेटा था। उसने मां की चूड़ियां अपने हाथों में ली। वो चूड़ियां जो कभी मां की खुशी का प्रतीक थी। मां, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो समय था वो निकल गया था। जो प्यार था वो अधूरा रह गया था। आदित्य ने मां के माथे पर हाथ रखा। वो ठंडा हो गया था। मां, मुझे माफ कर दो। अगले दिन मां का अंतिम संस्कार हुआ। बहुत कम लोग आए थे। आदित्य अकेला खड़ा था। जब आग लगी तो आदित्य को लगा कि उसकी जिंदगी भी जल रही है। मां, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? लेकिन आग में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ राख थी। आदित्य ने मां की चूड़ियां कसकर पकड़ रखी थी। वो चूड़ियां जो अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। शाम हो गई थी। आदित्य अकेला घर में बैठा था। वो घर जो अब हमेशा के लिए खाली हो गया था। उसने मां की चूड़ियां देखी। उसमें अब भी मां की खुशबू थी। मां, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मां अब नहीं थी। सिर्फ उसकी यादें थी। और वो चूड़ियां थी जो अब आदित्य के गुनाह की गवाह बन गई थी। आदित्य दिल्ली वापस आया था, लेकिन वो आदित्य नहीं था जो गया था। कुछ टूट गया था उसके अंदर, कुछ ऐसा जो फिर कभी जुड़ नहीं सकता था। फ्लैट में सब कुछ वैसा ही था, सोफा, टेबल, टीवी, लेकिन सब कुछ अजनबी लग रहा था। प्रिया आई थी। आदित्य, मैं जानती हूं तुम परेशान हो, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ाना होगा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई अजनबी हो। प्रिया, तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सबकी मां मरती है या मारी जाती है। प्रिया चुप हो गई। आदित्य, तुम गलत सोच रहे हो। गलत? मैंने अपनी मां को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। तुमने अपना करियर बनाया था। करियर? किसके लिए? तुम्हारे लिए? प्रिया को बुरा लगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मां को छोड़ दो। नहीं कहा था। तुमने कहा था कि मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पर्सनल स्पेस में दखल दे। वो तो मैंने।
तुमने क्या कहा था कि सभी माएं वैसी ही होती हैं? आदित्य उठकर खड़ा हो गया। प्रिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आदित्य, तुम गलत फैसला कर रहे हो। गलत फैसला मैंने तब किया था जब मां को छोड़ा था। प्रिया रोने लगी। आदित्य, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। प्यार? तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए था, मेरे रिश्तों के लिए नहीं। प्रिया चली गई। आदित्य अकेला रह गया। रात हो गई थी। आदित्य अकेला बैठा था। उसके सामने मां की चूड़ियां रखी थी। वो चूड़ियां उठाकर देखता रहा। कांच की चूड़ियां थी। कुछ टूट गई थी, कुछ में दरारें थी। मां, ये चूड़ियां मेरे दिल की तरह टूट गई है। उसे याद आया कि कैसे मां ये चूड़ियां पहनती थी, कैसे वो खुश होती थी जब नई चूड़ियां खरीदती थी। मां, मैं तुम्हारे साथ चूड़ियां खरीदने कभी नहीं गया। आदित्य रोने लगा। अगले दिन ऑफिस में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बॉस ने पूछा, आदित्य, क्या बात है? तुम ठीक नहीं लग रहे। सर, मेरी मां गुजर गई है। ओह, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन छुट्टी ले लो। जी सर। आदित्य घर आ गया। घर में सन्नाटा था। वो मां की चूड़ियां लेकर मंदिर गया, वो मंदिर जहां मां अक्सर जाती थी। पंडित जी को पता चला कि आदित्य आया है। बेटा, तुम्हारी मां बहुत अच्छी थी। जी पंडित जी, वो हमेशा तुम्हारी बात करती थी। आदित्य की आंखें भर आई। पंडित जी, मैं बहुत बुरा बेटा था। नहीं बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। बेटा, मां का प्यार बिना शर्त होता है। आदित्य ने मां की चूड़ियां मंदिर में रख दी। मां, ये तुम्हारी चूड़ियां यहां रहेंगी, जहां तुम्हें शांति मिले। घर वापस आकर आदित्य बहुत परेशान था। उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ भी सही नहीं कर पा रहा। रात को वो अपने कमरे में बैठा था। मां की तस्वीर सामने रखी थी। मां, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? उसे लगता था कि मां उसे देख रही है। उसकी आंखों में दुख है। मां, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आदित्य उठकर खड़ा हो गया। मैं एक बुरा बेटा था मां। मैंने तुम्हें तब छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपने आप से बात कर रहा था। जिस मां ने तुझे जन्म दिया तो उसका नहीं हो पाया। जवानी के दिनों में अपने रिश्तों को नहीं संभाल पाया। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुझे फिर से जन्म लेने का मौका मिले तो किसी का बेटा मत होना। वो रोते हुए कह रहा था, क्योंकि हो सकता है तुझे देखने के लिए किसी मां की आंखें फिर से तरसे। आदित्य की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और तू वो रिश्ता निभा ना सके। वो खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था। मां, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। उसने खिड़की खोली। नीचे सड़क दिख रही थी। मां, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। मां, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वो खिड़की से कूद गया। अगली सुबह पड़ोसियों को पता चला। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, लेकिन आदित्य का इलाज नहीं हो सकता था। उसके कमरे में मां की तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में मां मुस्कुरा रही थी। शायद वो खुश थी कि उसका बेटा उसके पास आ रहा है। 2 दिन बाद आदित्य का अंतिम संस्कार हुआ। प्रिया आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानती थी कि आदित्य परेशान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना परेशान है। पड़ोसी कह रहे थे, बेचारा लड़का अपनी मां को नहीं भूल पा रहा था। हां, मां का प्यार ऐसा होता है। आदित्य की आग में वो सब कुछ जल गया जो उसने कमाया था। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ राख हो गया, लेकिन एक चीज बची रही। मंदिर में रखी मां की चूड़ियां। वो चूड़ियां जो एक मां के अटूट प्यार की निशानी थी, एक बेटे की नाकामी की गवाह थी। पंडित जी रोज उन चूड़ियों को देखते थे। भगवान, मां बेटे का यह रिश्ता
कितना गहरा होता है और वो चूड़ियां आज भी मंदिर में रखी हैं। जब भी कोई मां आती है वो उन चूड़ियों को देखती है और प्रार्थना करती है कि उसका बेटा कभी उसे अकेला न छोड़े, क्योंकि मां की चूड़ियां सिर्फ गहने नहीं होती, वो उसके प्यार की निशानी होती है। और जब वो चूड़ियां टूट जाती है तो मां का दिल भी टूट जाता है, लेकिन मां का प्यार कभी नहीं टूटता। वो हमेशा अपने बेटे का इंतजार करती रहती है, चाहे वो इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। मां की चूड़ियां आज भी कह रही है, बेटा, मां तुझे कभी नहीं भूलती। बाद में आप कितना भी रो लो, लेकिन जब हमारे अपनों को हमारी जरूरत होती है, तब अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होते तो फिर आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।